Hello everybody, welcome back to Clary Concepts, Unleashing the Conceptual Learning. ये इमेज आपको दिख रहा है सब लोगों को? What do you think? ये क्या आपका फ्लोटिंग बॉडी या तो जो शिप है स्टेबल होगी? Will it be stable? और अगर स्टेबल होगी तो कौन सा एक्सटेंट तक ये स्टेबल रहेगी? Till what extent it will stable? ये हमने इस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है कि कोई भी फ्लोटिंग बॉडी जब फ्लोट कर रही है तो उसकी स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है. एंड वी हैव स्टडीड द क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, जहाँ पर हमने ये देखा कि मेटासेंट्रिक हाइट इज बेसिकली द क्राइटेरिया टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एनी फ्लोटिंग बॉडी. तो जितनी ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी उतना ज़्यादा बॉडी स्टेबल होगा. अब सवाल ये है कि हम तो कह देते हैं कि भाई जितनी ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट उतना ज़्यादा बॉडी आपका स्टेबल. तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या है वो तो हमने पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में, बट उसको कैसे डिफाइन करें, उसको कैसे न्यूमेरिकली आइडेंटिफाई करें कि उसकी वैल्यू कैसे निकाले, वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू फिगर आउट द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ एनी फ्लोटिंग बॉडी. ठीक है. सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन कि अगर कोई फ्लोटिंग बॉडी है तो उनकी स्टेबिलिटी के 3 क्राइटेरियाज होते हैं. एक आप बोलते हो कि बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा आप बोलते हो बॉडी इज इन न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा आप बोलते हो बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो ये क्राइटेरियाज में क्या था? जनरली क्राइटेरियाज वर डिफाइंड बेस्ड ऑन दी पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी. ये याद रहे आपको, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं. तो जैसे अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो मेटा सेंटर की जो पोजीशन थी वो कहाँ पर थी? इट इज़ अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो ये आपकी कुछ बॉडी है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और आपका मेटा सेंटर यहाँ पर है, मतलब मेटा सेंटर इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये देख लिया था. और ये डिस्टेंस जो है मेटा सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, इसको हम बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट, दैट इज GM. तो ये इस तरह अगर मेटा सेंटर ऊपर रहता है तो आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मतलब आपकी बॉडी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है आफ्टर द डिस्टर्बेंस. अगर मेटा सेंटर और CG उस फ्लोटिंग बॉडी का एक ही पॉइंट पे आ जाए तो आपकी बॉडी जो है वो न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम में है. इसका मीनिंग ये होता है कि बॉडी डिस्टर्बेंस के बाद में वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी, ना ही वो बॉडी आगे और डिफॉर्म होगी और डिस्टर्ब होगी. ऐसा नहीं, ऐसा कि ऐसी बॉडी रहेगी इंक्लाइन पोजीशन पे फ्लोटिंग बॉडी. और अगर मेटा सेंटर जो है वो G के नीचे चला जाए, इफ इट इज बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पर मेटा सेंटर यहाँ पे आ चुका है और G यहाँ पर है, तो इस केस में आपका मेटा सेंट्रिक हाइट जो है वो नेगेटिव बन जाता है, लेस देन 0. यहाँ पर आपका मेटासेंट्रिक हाइट 0 हो जाता है बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन G एंड M इज 0. तो जब नेगेटिव हो गया GM, इसका मीनिंग क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो ओवरटर्न कर जाएगी और ज़्यादा डूब जाएगी. तो ये आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी है. ठीक है. तो GM की वैल्यू कैसे निकाले फॉर एनी बॉडी जो भी फ्लोटिंग कर रही है? हम चाहते हैं कि उस फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो, कितना भी डिस्टर्बेंस उसको फील हो आपकी वाटर वेव्स के कारण, बट बॉडी जो है वो ओवरटर्न नहीं होनी चाहिए. इट शुड अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो अपने रेगुलर शेप्स या बॉट्स वगैरह डिजाइन होती है. तो उस केस में आपका GM जो है वो सबसे मैक्सिमम है. इट शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट GM शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल. तो आज देखने वाले हाउ टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ GM. ठीक है. अब GM को निकालने के लिए वी विल फर्स्ट अज्यूम दैट मेरे पास एक कोई वाटर का पूल है या तो कोई भी फ्लूइड का पूल है जिसके अंदर मेरी एक बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है. और ये आप उसको फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, मतलब ये आपकी बॉडी फ्लोट कर रही है ऐसे, तो आप यहाँ से देख रहे हो फ्रंट व्यू से. तो ये फ्रंट व्यू से आपका बॉडी दिख रहा है और इसका अगर मैं G पॉइंट लोकेट करूँगा तो ये कहीं पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस बॉडी का जो फ्लोट कर रही है. और सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ पे होगा? ये जो बॉडी डूबी हुई है, इतना जो एरिया है, जितना पोर्शन पानी के अंदर है ना, उतने पोर्शन का सेंट्रॉइड, वहाँ पर आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है, वहाँ पर आपका बॉयंसी फोर्स लगता है. हमें ये भी पता है कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उस केस में आपका वेट ऑफ द बॉडी एंड बॉयंसी फोर्स दोनों के दोनों आपके इक्वल होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, बिकॉज आपका वेट नीचे लगता है, बॉयंसी फोर्स ऊपर लगता है. तो उनकी दोनों की वैल्यू ऐसा सिमिलर होती है, बट वेट लगता है CG के ऊपर, सेंटर ऑफ बॉयंसी फोर्स लगता है सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर, जो कि B पॉइंट के ऊपर. अब अगर इसी बॉडी को मैं टॉप व्यू से देखूँ, अगर ये बॉडी आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखता है, अगर आप ऊपर से देखो तो आपको ये दिखेगा. तो ये आपका ओवरऑल लेंथ है थर्ड डायरेक्शन में. ये लेंथ आपकी बॉडी का लेट से L है फॉर एग्जांपल, फ्लोटिंग बॉडी का. ये मैं सिंप्लिसिटी के लिए रेक्टेंगुलर ये इस तरह का बॉडी ले रहा हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड. अब मुझे अगर मेटा सेंटर निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा? बहुत छोटे से इंक्लिनेशन एंगल पे इस बॉडी को टिल्ट करना पड़ेगा, बहुत छोटा एंगल, तो ताकि मुझे मेटासेंट्रिक हाइट मिलेगी. मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस दूंगा, उसके बाद चेक करूंगा उस मेटासेंट्रिक हाइट क्या है. तो मैंने थोड़ा बॉडी को टिल्ट कर दिया थोड़ा सा, हल्का सा, और ये जो G और B पॉइंट जो थे वो मैंने लोकेट कर दिया पुराने वाले. G तो वहीं रहेगा बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एसोसिएटेड विद द बॉडी, और ये आपका पुराना सेंटर ऑफ बॉयंसी था. पुराना मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज देखिए अभी आपका जो पोर्शन है पानी के अंदर उसका शेप बदल चुका है. पहले आपका इस तरह का शेप था जो पानी के अंदर था वॉल्यूम में, अभी कैसा शेप बन चुका है पानी के अंदर? ये वाला.
तो ये शेप का सेंटर जो होगा बदल जाएगा, और तो इसका मीनिंग क्या है कि सेंटर ऑफ बॉयंसी बदल जाएगा। इसका मीनिंग द सेंटर और द पॉइंट और बॉयंसी फोर्स एक्ट्स विल बी चेंज्ड, और उसी पॉइंट से अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा और जो जहां पर ये लाइन से इंटरसेक्ट करेगा वो आपका मेटा सेंटर होगा एज पर द डेफिनेशन। तो आपका नया सेंटर ऑफ बॉयंसी मान लो कुछ यहाँ पर है बी डैश, दिस इज द न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी बिकॉज ऑफ द टिल्ट। तो यहाँ पर आपका बॉयंसी फोर्स लगेगा यहाँ पे, और ये अगर मैं इसको लाइन को वर्टिकली अप लूँ तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, मेटा सेंटर, दिस इज माई मेटा सेंटर एम। अब आज के एक्सपेरिमेंट में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जी और एम का डिस्टेंस क्या है वो निकालना है। बट पहले आप समझिए क्या हुआ है, मैंने कुछ पोर्शन यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। अब ये हाईलाइटेड पोर्शन क्या है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत कि अभी नया सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वहाँ पर जो आपका बॉयंस फोर्स लग रहा है टोटल एफ बी। अब इस पोजीशन में आपका बॉयंसी फोर्स यहाँ पे लग रहा है। आप अगर देखेंगे तो ये पोर्शन जो है, ये वाला ट्राइंगल जो है पहले बाहर था पानी के, अब पानी के अंदर आ गया, मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द टिल्ट इज दिस मच। मतलब पहले यहाँ पे बॉयंसी फोर्स नहीं लग रहा था, अभी लग रहा है ऊपर डायरेक्शन में। ऑन द अदर हैंड ये वाला वॉल्यूम, ये वाला ट्राइंगल पोर्शन जो था वो पहले पानी के अंदर था, जहां बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, बट जैसे आपने टिल्ट किया तो वहां पर बॉयंसी फोर्स गायब हो गया, तो आपका बॉडी पानी के बाहर आ गया। मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था वो निकल गया। मतलब कि हम अगर उसकी नेट इफेक्ट को देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि पहले ऊपर फोर्स लग रहा था, अभी फोर्स नहीं लग रहा, वो गायब हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन में आप उल्टा, आप कह सकते हो कि उसको काउंटर करने के लिए उल्टा फोर्स लग रहा होगा बॉडी के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एक इंटीग्रेशन करता हूँ। लेट्स से कि ये जो एंगल है, डिस्टोर्शन एंगल वो थीटा है, बहुत छोटा एंगल थीटा है। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप ले रहा हूँ जो कि x डिस्टेंस पे है सेंटर लाइन से, और इसकी जो थिकनेस है वो dx है। और अगर आप इसको फ्रंट व्यू से आप देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पे दिखेगी आपको, यहाँ से सपोज x डिस्टेंस पे, ये आपके x डिस्टेंस पे ये आपकी स्ट्रिप है ऐसी मान लो, जिसका थिकनेस भी क्या है आपका dx है, थिकनेस भी क्या है आपका है dx है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक x डिस्टेंस पे आपकी थिकनेस होगी ये प्लेट, सेम स्ट्रिप, क्योंकि दोनों सिमिलर आपके सर दोनों साइड है, ये आपका x होगा और ये आपकी थिकनेस dx होगी। अब मेरा कहने का कंसर्न क्या है मेनली कि यहाँ पर जो फोर्स पहले लग रहा था ऊपर डायरेक्शन में अभी नहीं है, मतलब मैं नेट इफेक्ट को दिखाऊं कि वो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है dfb। ये स्ट्रिप जो है उस पर ऊपर मान लो आपका फोर्स जो लग रहा है बॉयंसी फोर्स, थोड़ा बड़ा करता हूँ स्ट्रिप को ताकि आपको इजीली दिख सके, वो है dfb। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है क्योंकि आपका पहले फोर्स था ही नहीं। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। लेट मी ड्रॉ इट। तो मेरी स्ट्रिप कुछ ऐसी है, थोड़ा मेरा ड्राइंग बहुत वीक है, और यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है dfb, और यहाँ पर लग रहा है dfb ऊपर की तरफ। अब देखिए ये बॉयंसी फोर्स शिफ्ट क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज कि आपका एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पे पानी में डूबा और यहाँ से पानी में से एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों ट्राइंगल्स की जो इफेक्ट है वो आपकी बॉयंसी फोर्स शिफ्ट करने में हेल्प कर रही है। तो इसका मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि भाई यू नो मोमेंट ड्यू टू शिफ्ट ऑफ center of buoyancy is equals to couple produced due to the extra volume of body submerged and removed। मतलब कि ये कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबमर्ज हुआ है और एक्स्ट्रा वॉल्यूम रिमूव हुआ है, उसके चेंजेस के कारण उसकी जो मोमेंट होगी, उसका जो कपल होगा, ये दोनों फोर्सेस का जो कपल होगा वो कपल इस बॉयंसी फोर्स के कपल या मोमेंट को बैलेंस करेगा, हम कह सकते हैं उसी कारण ये चेंज आया हुआ है। तो अब देखिए व्हाट इज द मोमेंट ड्यू टू शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। पहले बॉयंसी यहाँ पे था, अभी शिफ्ट हुआ है, तो इसकी मोमेंट कितनी लगती होगी। मोमेंट अगर देखेंगे ना, ये आपका बी डैश डिस्टेंस से आपका चेंज हुआ है, तो हम कह सकते हैं मोमेंट कितना होगा एफ बी। सपोज बॉयंसी फोर्स टोटल बॉयंसी फोर्स ऑन द एंटायर बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन बी डैश, ये आपका मोमेंट है, दैट इज इक्वल्स टू कपल ड्यू टू एक्स्ट्रा वॉल्यूम। कपल कितना है, एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर, दोनों का फोर्स का वैल्यू इक्वल है। तो हमने देखा है कि अगर दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होता है तो उसका मोमेंट या कपल निकालना है तो फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना होगा। तो डिस्टेंस कितना है x प्लस एक्स, मतलब 2x। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स df है dfb इंटू एक्स प्लस एक्स। बट ये आप देखिए, ये मैंने छोटी सी स्ट्रिप का निकाला है,
हम क्या लिखे हैं, टोटल कपल ड्यू टू एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ बॉडी सब, मतलब यहां से लेकर के पूरे ट्राइंगल का, तो पूरे ट्राइंगल का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे एरिया के ऊपर। यस, अभी चलो मैं इसको एलोबरेट करता हूं। तो ये डीएफबी क्या है, व्हाट इज डीएफबी? ये छोटे से टुकड़े के ऊपर बॉयंसी फोर्स लगता है, वो कितना होगा, इट विल बी द वेट ऑफ द वाटर ऑक्यूपाइड इन दिस स्मॉल डिस्टेंस। तो वेट कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि रो इंटू वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम कितना होगा छोटे से टुकड़े का, ये आपका छोटा सा सपोज एरिया है डी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका एल है, तो ये जो टुकड़ा पूरा मिल रहा है ना, पूरा एक चिप निकाल देंगे पूरी की पूरी स्ट्रिप, तो उसका वॉल्यूम डीबी होगा। तो वॉल्यूम कैसे होगा, जैसे अभी डीबी इज द वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट और जी, तो ये मेरे मिल जाएगा वेट ऑफ द फ्लूइड बॉडी ऑक्यूपाइड इन दिस वॉल्यूम्स डीबी। तो ये आपका बॉयंसी फोर्स हो गया इंटू एक्स प्लस एक्स, आपका 2x है। अब देखिए ये एफ बी क्या है, एफ बी इज टोटल बॉयंसी फोर्स ऑफ द बॉडी, मैं इसको एज इट इज रख रहा हूं अभी, इंटू व्हाट इज बी बी डैश, कहने से बी बी डैश इज इक्वल्स टू ये आपका टोटल आर्क कितना है, एम बी इज द आर्क और ये एंगल थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल इज इक्वल्स टू, ये बहुत छोटा होगा तो आर्क है तो लाइन दोनों सिमिलर ही हो जाएगी, बहुत छोटा है तो आप कह सकते हो कि एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, तो थीटा इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ थीटा इक्वल्स टू आर्क कितना है मेरा बी बी डैश डिवाइड बाय रेडियस कितना है मेरा एम बी। तो बी बी डैश को मैं कह सकता हूँ कि ये जो है वो क्या है, एम बी इंटू थीटा। यस, तो मैं यहाँ रख दूंगा बी बी डैश के बदले क्या लिखूंगा, आई विल से इट इज एम बी इंटू थीटा, बस इक्वल्स टू। अब डेंसिटी को बाहर ले लूंगा मैं, जी को बाहर ले लूंगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल dv और 2x में इस तरीके से लिख रहा हूँ, 2x को मैं पहले लिख देता हूँ। अब dv है क्या है, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द एरिया, ये इतना एरिया जो है वो एरिया इनटू द डिस्टेंस। अब एरिया क्या है मेरा, आप देखिए ये डिस्टेंस जो है आर्क, ये अगेन अगर ये x है और ये अगर थीटा यहाँ पर है ना, तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। कैसे, ये लाइन को ये लाइन परपेंडिकुलर और ये लाइन को ये लाइन परपेंडिकुलर, तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच में भी एंगल थीटा होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है, रेडियस आपका x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x थीटा, ये डिस्टेंस होगा ये वाला, तो x थीटा इज द डिस्टेंस, थिकनेस इज dx और आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका है l, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, l dx इंटू एक्स थीटा। अगेन x थीटा क्या है मेरा, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, dx क्या है मेरा, ये विड्थ थिकनेस, और l क्या है मेरा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके लेंथ, तो पूरा वॉल्यूम मुझे मिल गया, राइट, इनटू मेरा एज इट इज 2x निकाल लिया था और ये dv। यस, अब कंटिन्यू करता हूं मैं, एफ बी एम बी इंटू थीटा इज इक्वल्स टू रो जी, थीटा को बाहर ले लेता हूं मैं, थीटा बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, ये कितना बचा है, ये 2x स्क्वायर इंटू एल इंटू डी एक्स। यस और नो। अब इसको मैं थोड़ा और सब सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए फाइनल फॉर्म जो आएगा ना बहुत सिंपल आएगा, आपको फाइनल फॉर्म का मीनिंग समझना, अभी तो हम डिराइव कर रहे हैं। थीटा को वी कैन डायरेक्टली कैंसिल, तो इसको आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों साइड से। अब 2x स्क्वायर एल डी एक्स, इंटीग्रल 2x स्क्वायर एल डी एक्स को मैं कहता हूँ, एल डी एक्स क्या है, एल इंटू डी एक्स, तो ये एरिया कह सकते हैं हम लोग, ये एरिया छोटा सा, इस एरिया का मैं बोलता हूँ डी ए डैश, डी ए डैश। अब देखिए 2x स्क्वायर मतलब एक स्ट्रिप यहां पर भी है, एक स्ट्रिप यहां पर भी है, तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो ओवरऑल है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एरिया इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर, एरिया इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर ओवर द एंटायर एरिया, क्योंकि 2 है, हाफ का तो ये गिन रहेगा, दूसरा हाफ का इक्विवेलेंट ही होगा, तो पूरे एरिया, जो पूरा आपका एरिया है ये वाला, ये पूरा एरिया में जो मार्क कर रहा हूं, ये पूरा एरिया को अगर मैं एरिया इंटीग्रल ले लूंगा, एरिया इंटीग्रल, तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज द एरिया इंटीग्रल ऑफ द एंटायर एरिया। जस्ट अ मिनट, या ओके, जस्ट अ मिनट, यस। तो ये जो है ना वो मैं अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, ये मिल जाएगा मुझे एफ बी, मैं कलर चेंज करता हूं, सॉरी, एफ बी एम बी इक्वल्स टू रो जी, और इसको पूरे को मैं कह सकता हूं कि ये आपका क्या है, अल्टीमेटली आई है,
एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एरिया फ्रॉम दिस एक्सिस, ये वाली जो सेंटर लाइन है उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका यहाँ से एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इस एक्सिस से, तो एक्स स्क्वायर डी ए करेंगे, दूसरा जो 2 है वो किसके लिए, लेफ्ट हाफ के लिए। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आई करेंगे तो पूरा इंटीग्रल क्या है मेरा, आई ऑफ दिस एरिया फ्रॉम दिस सेंटर लाइन, ठीक है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एफ बी क्या है मेरा, इसको मैं अगर निकालता हूँ, एम बी इज इक्वल्स टू रो जी आई डिवाइडेड बाई एफ बी। Now tell me what is FB? What is the value of FB? बताइए मुझे। FB क्या है मेरा, buoyancy force है। तो buoyancy force कैसे निकालते हैं हम लोग? Buoyancy force is what? Buoyancy force of the total body। मतलब कह सकते हैं कि weight of the water displaced या weight of the fluid displaced by this body। Yes। तो ये कितना होगा, थोड़ा हम इसको इक्वेट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लेके जाता हूँ मैं, एम बी इक्वल्स टू रो जी आई एफ बी। मैं चलो इसको करता हूँ, एम बी इक्वल्स टू रो जी आई डिवाइडेड बाई एफ बी, ये हम देख रहे थे राइट। तो एम बी इज इक्वल्स टू रो जी आई और एफ बी क्या है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, तो रो फिर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इनटू जी, तो ये मुझे दे देगा मास ऑफ द वाटर, जो इसकी वॉल्यूम सबमर्ज वाले डिस्प्लेस वाले वॉल्यूम के अंदर आएगा वो। तो डेंसिटी विल बी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज मतलब कितना, टोटल वॉल्यूम नहीं होगा, जितना डूबा हुआ है उतना ही, ठीक है, इनटू जी, जी विल बी कैंसल्ड, रो विल बी कैंसल्ड, तो अल्टीमेटली आपका बचे एम बी इक्वल्स टू आई बाई बी। अब एम बी क्या है मेरा, व्हाट इज एम बी, ये डिस्टेंस, तो कैन आई से एम बी इज इक्वल्स टू जी एम प्लस बी जी, एम बी इज इक्वल्स टू, चेक कर लो, जी एम प्लस बी जी, दैट इज इक्वल्स टू आई बाई वी बी। ये ध्यान रखना, बी एस मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन दी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लोट कर रही है उसका जो सबमर्ज पोर्शन वाला वो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही, पूरा वॉल्यूम नहीं। तो मैंने टोटल को दिखा दिया दिस प्लस दिस, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या है, मुझे फाइंड क्या करना है, जीएम क्या है वो मुझे फाइंड करना है, मेटासेंट्रिक है, तो जीएम को मैं एक तरफ ले लूंगा, तो जीएम इज इक्वल्स टू आई बाई वी बी एस माइनस बी जी। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट। समझ में आ गया सबको? अब देखिए क्या है, व्हाट इज आई, अब मैं इसके मतलब समझो, आपको खाली ये याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, डोंट वरी, डेरिवेशन अगर रखना है तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका मतलब क्या है। जीएम जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी बॉडी की होगी। तो इसमें आई क्या है, जीएम डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स, वन इज आई, वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, और आपका जो डिस्टेंस बिटवीन दी बी एंड जी, जो इनिशियल आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो। तो आई क्या होगा हमारा, आई विल बी एरिया, अगर मैं देख रहा हूं, देखो इसमें दिक्कत कहीं पर आएगी, खाली आई कैलकुलेशन में। तो आई जो है ना वो कह सकते हो दिस इज दी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी इनर्शिया ऑफ दी वेटेड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए इसका मैं मीनिंग ना अच्छे से समझाता हूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। हमने इस एरिया का आई निकाला है, एरिया मोमेंट फ्रॉम दिस सेंट्रल एक्सिस, फ्रॉम दी सेंट्रल एक्सिस। बट मैं जो देखा, अगर मान लो ये तो यूनिफॉर्म आपका थिकनेस था, अगर मान लो बॉडी ऐसी होती, आपका मान लो ट्रापेजोइडल शेप में बॉडी होती, तो आपको कौन सा, हर एक सेक्शन में एरिया तो अलग अलग है, ट्रापेजोइडल अगर रहता तो इस तरह का ट्रापेजोइडल रहता तो कौन सा एरिया आप लोगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एरिया आपको निकालना, कौन से एरिया से आपको आई निकालना है, तो ये जो वाटर का सरफेस जो है ना, ये फ्लूइड का सरफेस, पहले उस सरफेस से मान लो इस बॉडी को काट दो, जहां पर भी फ्लोट कर रहा है ना, तो फ्लोटिंग के टाइम पे आप फ्लूइड बॉडी को काट दो उस सरफेस से, आप काट दोगे ना, जो ऊपर से सरफेस आपको दिखेगा ना, तो ये वाली सरफेस दिखेगी आपको। तो इसको हम कहते हैं वेटेड क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि जो पेरिफेरी आपकी फ्लूइड बॉडी ने घेर के रखी, जो सरफेस जहां पे टच में आ रहा है, उस सरफेस से अगर मैं बॉडी को काट दूं और ऊपर से जो मैं देखूं, तो जो एरिया मुझे दिखता है ऊपर से, वो वाला एरिया का आई निकालना है फ्रॉम द सेंटर एक्सिस। ये ध्यान रहे, ठीक है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, लोग उसका टॉप एरिया ले लेते हैं। जैसे अगर ऐसा बॉडी आपका है, ऐसा वाला ट्रापेजोइडल, और आपका फ्लोटिंग यहाँ से, आपका फ्री सरफेस ऑफ वाटर यहाँ से, तो लोग ना इस सरफेस का एरिया निकाल लेते हैं, आपका आई निकाल लेते हैं। आपको इसका निकालना है यहाँ पे, ये पहले काट दो पूरा, और ऊपर से जो दिखता है ना वही निकालना है, ठीक है। एंड VBS इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन दी फ्लूइड वॉल्यूम। तो ये जो पूरा वॉल्यूम सबमर्ज होगा वो वाला VBS आपका है।
और बीजी इज द डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्लियर हुआ सबको? इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लैरिटी आपको आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बीजी कैसे निकालना है फॉर्मूला समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे, यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन हाउ टू डिटरमाइन दी मेटासेंट्रिक हाइट। थैंक यू सो मच।